हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे और मज़े में होंगे। लें जी गाइस, आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं जिसका टाइटल है दी शॉकिंग ट्रूथ ऑफ इंडियन कार कार रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन। आज हम कार का रेवोल्यूशन देखेंगे और इसकी स्टोरी जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड। 1947 का इंडिया एक आजाद देश, लेकिन मोबिलिटी में काफी पीछे। पूरे देश में सिर्फ 50,000 कार्स थी और कार लेना इतना मुश्किल था कि लोगों को सालों तक इंतजार करना की पड़ता बात कर रहे था। हैं। सड़कों पूरी स्टोरी पर बताएं। अम्बेसडर और प्रीमियर पद्मिनी जैसे बस कुछ ही मॉडल्स दिखते थे और लाइसेंस राज के दौर में एक आम आदमी के लिए कार सिर्फ सपना बनकर रह जाता था। आज कार चुनना मुश्किल है क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन साल 2000 तक इंडिया में प्रॉब्लम बिल्कुल उल्टी थी। चुनने के लिए गाड़ियां ही नहीं थी। यही कंट्रास्ट इंडिया की कार मार्केट की कहानी को और दिलचस्प बनाता है, क्योंकि यह पूरी इंडस्ट्री असल में पिछले 25 सालों की ही देन है। 1983 में मारुति 800 के साथ इंडिया ने सिर्फ एक कार नहीं खरीदी, उसने चलने की आजादी महसूस की। पहली बार मिडिल क्लास को लगा कि मोबिलिटी सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की प्रिविलेज नहीं, बल्कि हर घर का सपना हो सकता है। इसके बाद जीप, टाटा सिएरा, सेंट्रो और होंडा सिटी जैसे कार्स ने इंडिया के बदलते सपनों को आकार दिया और 91 की लिबरलाइजेशन ने इस पूरी जर्नी को एक नई रफ्तार दे दी। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री आगे बढ़ी, चीजें आसान होने की बजाय और उलझती चली गई। BS2 से BS6 तक बदलते रूल्स, डीजल का राइज एंड फॉल, लगातार बढ़ते पेट्रोल प्राइसेस, EVs को लेकर कंफ्यूजन और E20 से E27 जैसी फ्यूल पॉलिसीज ने मोबिलिटी को एक ऐसे खेल में बदल दिया जहां रूल्स बार बार बदलते रहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आजादी के बाद कार रिवॉल्यूशन की उस दिलचस्प स्टोरी को जानेंगे जिसने इंडिया को एक पिछड़े हुए कार मार्केट से उठाकर वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल पावर बना दिया। दोस्तों, आज इंडिया दुनिया की 3री सबसे बड़ी कार इंडस्ट्री बन चुका है, लेकिन ये सफर बहुत देर से शुरू हुआ। कहा जाता है कि इंडिया की रोड पर पहली कार साल 1897 में उतरी थी, जिसे एक ब्रिटिश ऑफिसर ने इंपोर्ट किया था। लेकिन आम लोगों की जिंदगी से उस कार का कोई रिलेशन नहीं था। 20वीं सदी की शुरुआत तक सड़कों पर कुछ ही इंपोर्टेड कार्स थी, क्योंकि देश गुलाम था। लोग सर्वाइवल के लिए परेशान थे और कार किसी लग्जरी से भी आगे सिर्फ कल्पना बनकर रह गई थी। लेकिन फ्रीडम मूवमेंट शुरू होने के बाद तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी। नए भारत के लिए ट्रांसपोर्ट अब एक लग्जरी नहीं बल्कि विकास की जरूरत बन चुका था, क्योंकि ये समझ आ गया था कि बिना मोबिलिटी देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसी सोच से 1940 के दशक में इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। 1942 में हिंदुस्तान मोटर्स, 44 में प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स, 45 में टाटा एंड महिंद्रा और 48 में स्टैंडर्ड मोटर्स ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। ये सभी उस सपने की शुरुआत थे जिसमें इंडिया अपनी फैमिली कार खुद बनाना चाहता था। आजादी के बाद इंडस्ट्रीज को मजबूत करने के लिए सरकार ने कड़े फैसले लेने शुरू किए। इंपोर्टेड कार्स पर भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई और इंडियन टैरिफ कमीशन ने साफ कर दिया कि जो कंपनीज लोकल प्रोडक्शन नहीं करेंगी उनके लिए इंडियन मार्केट बंद रहेगा। इसका असर ये हुआ कि जनरल मोटर्स, फोर्ड और रूट्स जैसी ब्रांड देश छोड़ दिए। हालांकि कागज पर ये नीतियां इंडियन कार इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए थी, लेकिन जमीन पर तस्वीर बिल्कुल अलग थी। देश का करप्ट सिस्टम इस इंडस्ट्री को दीमक की तरह अंदर से कमजोर करने लगा और पूरा इकोसिस्टम लाइसेंस राज की गिरफ्त में चला गया। प्रोडक्शन पर कड़ा कंट्रोल, मॉडल्स पर लिमिट्स और कैपेसिटी के लिए परमिशन ने कार इंडस्ट्री की ग्रोथ पर जैसे जोर से ब्रेक लगा दिया। जो कंपनी इंडिया में मौजूद थी वे असली मैन्युफैक्चरिंग की जगह सिर्फ इंपोर्टेड पार्ट्स की फाइनल असेंबली तक सिमट गई। नतीजा ये हुआ कि कार्स की कीमतें बढ़ती चली गई और आम आदमी के लिए कार अब भी एक दूर का सपना बनकर रह गया। आजादी के बाद एक पूरा दशक गुजर चुका था, लेकिन इंडियन कार इंडस्ट्री अभी भी ठहरी हुई थी। और फिर आया साल 1957, वो साल जिसने देश की मोबिलिटी का रुख बदल दिया। हिंदुस्तान मोटर्स ने अपनी सबसे आइकॉनिक कार अम्बेसडर इंडियन रोड्स पर उतार दी। दोस्तों, अम्बेसडर कोई कंप्लीटली यूनिक डिजाइन नहीं थी। यह ब्रिटिश कार मेकर मोरिस मोटर्स की मोरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 की लगभग हूबहू कॉपी थी। लेकिन इसके बावजूद सही मायने में यही वो पहली कार थी जिसने इंडिया को पहियों पर खड़ा किया। बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियंस हो, बॉलीवुड की हस्तियां हो या गवर्नमेंट ऑफिसर्स, एम्बेसडर हर किसी की पहली पसंद बन गई। वक्त के साथ यह कार सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं रही बल्कि पावर और अथॉरिटी की सिंबल बन गई। एक समय ऐसा भी था जब इंडिया की हर 3 में से 2 कार्स एम्बेसडर ही होती थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि एम्बेसडर ने अपने पूरे प्रोडक्शन लाइफ में खुद को कभी बदला ही नहीं।
डिजाइन वही रहा, इंजीनियरिंग लगभग वही रही और यह सिलसिला 1957 से लेकर 2014 तक चलता रहा। इसी दौर में स्टैंडर्ड मोटर्स ने स्टैंडर्ड 8, 10 और पेनेंट उतारकर एम्बेसडर को टक्कर देने की कोशिश की। प्रीमियर की फिएट और पद्मिनी भी लोगों की पसंद बनने लगी और शहरों की टैक्सी लाइंस में तो फिएट हर जगह दिखने लगी। लेकिन लाइसेंस राज के दौर में कार बनाना और बेचना आज जितना आसान नहीं था। प्रोडक्शन कोटा, सेल्स परमिशंस और गवर्नमेंट अप्रूवल्स हर जगह पर रुकावट बन जाते थे। नतीजा ये हुआ कि सड़कों पर ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, टेम्पोज और 2 व्हीलर्स तो बढ़ते चले गए, लेकिन कार्स की संख्या सीमित ही रही। टाटा और महिंद्रा जैसे ब्रांड्स ने इस हकीकत को समझ लिया था, इसलिए पैसेंजर कार्स की बजाय कॉमर्शियल व्हीकल्स और ट्रैक्टर पर फोकस किया, जहां उन्हें बड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन ने कॉमर्शियल और यूटिलिटी व्हीकल्स की डिमांड को तेजी से बढ़ा दिया था। फैमिली कार मार्केट पर हिंदुस्तान, स्टैंडर्ड और प्रीमियर का ही दबदबा कायम रहा। फिर इंदिरा गांधी के दौर में गवर्नमेंट ने प्राइस कंट्रोल हटाकर ऑटोमोबाइल सेक्टर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जमीन पर हालात नहीं बदले। वजह साफ थी, मार्केट में वही पुराने ब्रांड्स थे और लोग 15-20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियां इतनी ऊंची कीमत देकर खरीदना नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ कार कंपनीज भी इनोवेशन को लेकर कोई गंभीर पहल नहीं कर रही थी। पूरा सिस्टम सरकारी दफ्तरों की तरह चल रहा था, धीमा और बिना किसी साफ विजन के। तभी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और उन कंपनीज से बिडिंग मंगाई जो स्वदेशी कार बनाने में दिलचस्पी रखती थी। यहीं से इंडियन कार रिवॉल्यूशन की उम्मीद जगी। एक गुजराती इंडस्ट्रियलिस्ट मनु भाई ठक्कर, सनराइज ऑटो इंडस्ट्रीज यानी सिपानी और मारुति मोटर्स लिमिटेड को कार प्रोडक्शन के लाइसेंस दिए गए। कहा जाता है कि इसके पीछे संजय गांधी का सपना भी एक मेन रीजन था, लेकिन ये तीनों ही अटेम्प्ट फेल हो गए। मनु भाई ठक्कर प्रोटोटाइप से ही आगे नहीं बढ़ पाए, मारुति लिमिटेड एक भी कार लॉन्च नहीं कर सकी और सिपानी के मॉडल्स पूरी तरह फ्लॉप हो गए और साल 1980 आते आते इंडियन कार मार्केट लगभग कंगाल हालत में पहुंच चुका था। जब स्वदेशी कोशिशें आगे नहीं बढ़ पाई तो संजय गांधी ने फॉरेन कोलैबोरेशन का रास्ता चुना। जर्मन ब्रांड फॉक्सवैगन के साथ बीटल की असेंबली पर भी बात हुई, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी। इसी बीच एक हादसे में संजय गांधी की डेथ हो गई और मारुति प्रोजेक्ट एक बार फिर अधर में लटक गया। तब जाकर कहीं सरकार की आंखें खुली और मारुति मोटर्स को अपने कंट्रोल में लेकर इसे पर्सनल ड्रीम नहीं बल्कि देश की जरूरत मानकर काम शुरू किया गया। काफी मीटिंग्स और डिस्कशंस के बाद जापान की सुजुकी के साथ मारुति का एक ज्वाइंट वेंचर साइन हुआ। एक ऐसा फैसला जिसने साफ कर दिया कि कार अब एलिट की लग्जरी नहीं रहेगी। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इवॉल्व हुई, न्यू कार्स की कीमतें लगातार बढ़ती गईं और लोगों का रुझान यूज्ड कार्स की तरफ बढ़ता गया। साथ ही न्यू कार्स का मार्केट भी एक अलग सच्चाई से गुजरने लगा। ईयर एंड ऑफर्स और स्टॉक क्लियरेंस के नाम पर ऐसी कार्स जो कई महीनों तक यार्ड या पार्किंग में खड़ी रहती थी। लेकिन एक बात दोनों केसेस में नहीं बदली और वो थी हम बायर्स की सबसे बड़ी चिंता। एक कार बाहर से चमकती हुई लग सकती है, चाहे वो यूज्ड हो या बिल्कुल न्यू। टेस्ट ड्राइव भी स्मूथ महसूस होती है, सेलर या शोरूम स्टाफ भी भरोसेमंद लगता है, लेकिन असली सच्चाई अक्सर अंदर छुपी रहती है। यूज्ड कार्स में एक्सीडेंटल हिस्ट्री, ओडोमीटर टेम्परिंग या मैकेनिकल इश्यूज हो सकते हैं और न्यू कार्स में ट्रांजिट डैमेज, पेंट या पैनल प्रॉब्लम्स, बैटरी स्ट्रेस, इलेक्ट्रिकल ग्लिचेज या अलाइनमेंट इश्यूज जो आंखों से दिखाई नहीं देते। ये वो चीजें हैं जिन्हें एक आम बायर अक्सर पहचान नहीं पाता और गलत कार चुन लेने की गलती बहुत भारी पड़ सकती है। लाखों रुपए का नुकसान और महीनों की परेशानी। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आज एक कदम ऑप्शनल नहीं बल्कि जरूरी हो चुका है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन यानी PDI। और प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के लिए साल 1982 में इंडियन मिडिल क्लास की जरूरत के हिसाब से एक कार बनाने पर काम शुरू हुआ और फिर आया 14 दिसंबर 1983 का वो दिन जिसने भारत की ऑटोमोबाइल हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। मारुति 800 को इंडियन मार्केट में उतारा गया। 800 सीसी की इस कार ने सिर्फ एक नया मॉडल नहीं दिया बल्कि पूरे इकोसिस्टम को बदल दिया। डीलर नेटवर्क्स बने, सर्विस कल्चर डेवलप हुआ और मिडिल क्लास में एक भरोसा भी पैदा हुआ। मारुति 800 साल 2014 तक प्रोडक्शन में रही और अपने 31 इयर्स के सफर में इसकी 28 लाख यूनिट बिकी, जिससे ये ऑल्टो के बाद इंडिया की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी। यह लोगों के लिए पहली चाबी, पहला शोरूम एक्सपीरियंस और पहली फैमिली ड्राइव थी। लिबरलाइजेशन से पहले तक इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में गिने चुने ही ऑप्शंस मौजूद थे, लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन हुआ कई ग्लोबल ब्रांड्स इंडिया आने लगे और कंपटीशन ने पहली बार बायर्स को असली चॉइस दी। यहाँ तक कि टाटा की टेल्को भी सही मौका देखकर पैसेंजर सेगमेंट में उतर गई और टाटा सिएरा, सुमो और फिर इंडिका लॉन्च की। और इंडिका तो वो कार बनी जिसने टाटा को डूबने से बचाया था, जिसकी साल 2018 तक करीब 12 लाख यूनिट्स सेल हुई थी। हिंदुस्तान मोटर्स ने GM के साथ पार्टनरशिप में ओपल आस्त्रा और कोर्सा को लॉन्च किया। होंडा ने श्रीराम ग्रुप के साथ होंडा CL की शुरुआत की और 98 में होंडा सिटी को लॉन्च किया, जो देखते ही देखते एक लेजेंड बन गई।
फिर साल 1996 में Hyundai ने बिना किसी जॉइंट वेंचर के इंडिया में सेंट्रो के साथ धमाकेदार एंट्री की। तो दोस्तों अब तक हम साल 2000 तक की लगभग सभी आइकॉनिक फैमिली कार्स की बात कर चुके हैं, लेकिन इस कहानी में एक नाम साफ तौर पर गायब रहा, महिंद्रा। इसकी वजह भी साफ है, उस दौर तक महिंद्रा फैमिली कार सेगमेंट में था ही नहीं। उसने ना कोई हैचबैक बनाई, ना ही कोई शेडॉन, लेकिन जहां फैमिली कार्स खत्म होती थी वहीं से महिंद्रा की कहानी शुरू होती थी। 1954 की विलीज जीप से लेकर अर्माडा, कमांडर और फिर बोलेरो तक एसयूवी कल्चर का मास मार्केट महिंद्रा ने ही खड़ा किया, जिस सेगमेंट का आज इंडिया दीवाना है। साल 2000 के बाद इंडियन कार मार्केट की पूरी तस्वीर बदल गई, ब्रांड्स और मॉडल्स की बाढ़ आ गई और कभी ड्रीम कार माने जाने वाली मारुति 800, सेंट्रो और इंडिका धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ चुकी थी और कार अब सिर्फ जरूरत नहीं, लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन गई थी। मारुति ने इस बदलाव को समय रहते समझ लिया और ऑल्टो, वैगनार, स्विफ्ट और डिजायर जैसी कार्स के साथ इंडिया की कार कल्चर को नया रूप दिया। इसी दौर में डीजल का एरा आया, एसयूवीज और सेडान्स ने नई पहचान बनाई और कॉम्पैक्ट कार्स ने शहरों की सड़कों को भर दिया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, सेफ्टी और एमिशन के नॉर्म्स सख्त होते गए, पेट्रोल में इथेनॉल मिलना शुरू हुआ और ईवीज ने लोगों के मन में मोबिलिटी के फ्यूचर को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए। साल 2000 से 2025 के बीच भारत एक ऐसा कार मार्केट बन चुका था जहां हर सेगमेंट की अपनी कहानी थी। अब दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आज इंडिया की रोड्स पर चल रही कार्स में से आधे से ज्यादा 2010 के बाद जुड़ी हैं और इनमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मारुति सुजुकी का रहा है। ऑल्टो भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है, जिसकी 40 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स सेल हो चुकी हैं। वैगनार ने 35 लाख का आंकड़ा पार किया, स्विफ्ट 25 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है, डिजायर की 20 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां रोड पर हैं और ब्रेजा भी 1 मिलियन क्लब में शामिल हो चुकी है। इस दौर में एसयूवी सेगमेंट मार्केट का सबसे डोमिनेंट हिस्सा बन गया है। आपके हिसाब से आज स्मार्ट चॉइस क्या है, न्यू कार या प्री ओन्ड? कमेंट में जरूर। भाई हर बंदे की यही प्रेफरेंस होती है कि वो गाड़ी नई ले, नई चीज ले, नई चीज चलाने का अपने अच्छा, मजा है, नए मॉडल हमारे चलाने का इधर अपना जो है ना वो मेहरान ने बड़ा राज किया है। मेहरान ने बहुत राज किया है। ये मेहरान ने तब राज किया जब ये मारुति 800 की बात कर रहे हैं ना, तब मारुति 800 उधर चलती थी, इधर सुजुकी मेहरान चलती थी। ऐसे ही है। इसके पुराने मॉडल बड़े चलते थे, होंडा के अच्छा, पुराने मॉडल मेहरान बड़े ने अपनी चलते थे। शेप नहीं बदली। सिटी अब तो खत्म होगी। अब तो खत्म सिटी हो का गई। बता रहे हैं, सिटी ने भी पाकिस्तान में बहुत बिजनेस किया है 98 अभी भी मॉडल कर से रही है लेके अभी तक। टिल सिटी जो है बहुत अच्छा बिजनेस दे और रही है। आल्टो बहुत चलती है, आल्टो बहुत चलती है। वैगनार इंडिया में भी चलती है, वैगनार पाकिस्तान में भी पाकिस्तान चलती में है। बहुत अच्छा, अभी भी वैगनार बहुत चलती आल्टो, है। वैगनार, स्विफ्ट, ये 3 ऐसे मॉडल हैं जो इनको दोनों साइडों पे family गाड़ी चलती है। बोला जाता हाँ, है family ज्यादातर गाड़ी। ना, मतलब कि family छोटी फैमिली के लिए बेहतरीन अच्छी गाड़ी है। और एसयूवी में फिर आपके पास बड़ी ऑप्शंस अच्छा, आ जाती उन्होंने हैं। मेहनत की, उन्होंने अपनी कार मार्केट बहुत ऊपर लेके गई। मैं सनी भाई, अपना हसन भाई, बात ये है कि उनके पास मैन्युफैक्चर की ऑप्शंस थी, उन्होंने कंपनियां लगाई, अपनी गाड़ियां बनाई, ठीक है, अपनी गाड़ी बना के अपने अच्छा, पूरे मुल्क इंडिया में में चला जो रहे पहली हैं। गाड़ी आई थी वो किसी ने बाहर से परचेज की थी, वो तो किसी वो foreigner ने। ब्रिटिश मॉडल थे तो ना। उसके बाद फिर मारुति ने एंट्री मारी। वो पहली अच्छा, कार जो इंडिया के मोस्टली अंदर आई। मूवीज में देखते हैं ना, तो वो MNA MPS जितनी हाँ। उनकी पॉलिटिशियन है ना, उनके पास सेम एक ही गाड़ी होती थी, हाँ, वो white वाइट कलर colour की होती थी। वही शेप चलती होती थी। अच्छा, उसके बाद 83 में आके बोलते हैं कि अपना मारुति 800 ने एंट्री दी है। एंट्री 2014 तक नहीं, वही शेप चली उसकी। अगर इंडिया ने अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग खुद की तो पाकिस्तान भी कर सकता था। कर सकता था, तो पाकिस्तान ने नहीं किया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने नहीं करने दिया। करने नहीं ना दिया किसी भी कंपनी को। देखो की है तो आज देखे ना इंडिया में कितने ब्रांड्स हैं। आप कितनी ये बात गाड़ियां हैं। आप ये और बात गाड़ियां कर रहे सस्ती हैं, हैं। सस्ती हैं। अगर पाकिस्तान में गाड़ियों को रेट अगर कोई आदमी अपनी कंपनी बनाना भी चाहता है ना, तो उस पे इतने टैक्सेस वगैरह लगा दिए जाते हैं कि वो सोचता कहता भी नहीं है कि छोड़ वैसे यार, जो क्या। हो रहा है वो असेंबलिंग वाले काम में ठीक है कि पार्ट्स मंगाए, असेंबली करवाई और ठीक। असेंबली कराई और भेज दी। लेकिन ऑटोमोबाइल में इस टाइम बहुत ज़्यादा इंडिया बहुत आगे है। आप देखते हैं, हम अक्सर वीडियोस में देखते हैं कैसे कैसे मॉडल वो न्यू लॉन्च कर रहे होते हैं। और यार इंडिया में यूज गाड़ियां बड़ी सस्ती सस्ती मिलती हैं भाई, 2-2 टाइप 3-3 4-4 लाख की आपको बहुत अच्छी अच्छी कार मिल जाती है। ओडी मिल जाती है। 0 मीटर में आप देख लें कि आपको ये अपना जो स्विफ्ट बोलते हैं, ये पाकिस्तान में 40 लाख की है, उधर 8 लाख की मिल जाती ऐसे ही है। है। वैगनार ये उधर distance बहुत 8-9 लाख की है, इधर मेरे ख्याल में 35 मैं 4-5 लाख की है उधर। नहीं, उसके वैलिड है ना उसके अंदर भी। मुख्तलिफ वेरिएंट आ जाते हैं। बाकी वीडियो अच्छा बनाया था, अच्छा बनाया था उन्होंने, पूरी हिस्ट्री दी है गाड़ियों की। लेकिन ये देखें कि उनके पास कितना डाउनफॉल रहा है गाड़ियों का, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जब पिक ली इंडिया है ना, की तकदीर बदली है 2000 के बाद। 2000 के 2000 के बाद इन्होंने जाके सही काम। बूस्ट आया इंडिया के अंदर। लेकिन गाइस ये था आज का वीडियो। बाकी आपको कैसा लगा और आपके पास कौन सी कार है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।